यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत चाइना विषय पर। और भारत चाइना विषय अब तो बड़ा व्यापक हो गया है, जिस पे क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि वो कुछ नाटो ऑर्गेनाइजेशन की तरह या नाटो फोर्सेस की तरह पर यूएस के अगुवाई में शुरू हुआ, जिस पर मालाबार नाम का हम अब अभ्यास भी करने जा रहे हैं। मैं उसकी हिस्ट्री बताऊंगा। दूसरा, ताइवान के साथ और मंगोलिया के साथ, जिसको रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया कहते हैं, या ताइवान को, जो उनका पासपोर्ट अभी हाल में क्या करते हैं वो कुछ समय से मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने आप को लिखते थे। उनका पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से बनता था। मैं आपको ये भी बता दूं कि ताइवान का मतलब है वो फॉर्मोसा टापू, जहां पर 1949 में जो केंद्र की उनकी चिंकाई शेख की सरकार हुआ करती थी, उस पर कम्युनिस्टों ने, जैसा कि वो हमारे देश में भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते ही रहते हैं, स्टूडेंट्स लीडर्स को भड़काया, यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर का काम किया, बॉर्डर एरिया में लोगों को भड़काया और सरकार पर कब्जा कर लिया। बैठने के बाद हालांकि माओ ने बाद में उन स्टूडेंट्स के ही कत्लेआम करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जो चिंकाई शेख की गवर्नमेंट जितना अच्छा कर रही थी उससे बहुत ज़्यादा बुरा इन्होंने करना शुरू करी, और रिफॉर्म के नाम से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से हत्याएं करना, ऐसे दसियों करोड़ लोगों के हैरेसमेंट की कहानियां वहां मिलती हैं। अभी भी दसियों लाख लोगों को उन्होंने उइगर मुसलमानों को बंद करके रखा हुआ है, और क्या प्रताड़नाएं देते हैं ये सब दुनिया जानती है। ताइवान, जो आरओसी के नाम से जाना जाता है, आरओसी के साथ संसार में कोई ट्रेड करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि चाइना का दबाव है, और चाइना का इतना दबाव है कि चाइना उस पर सब जगह वन चाइना या वन लैंड के नाम से, या वन चाइना पॉलिसी के नाम से, कि चाइना दो नहीं हो सकते, चाइना एक है। उसने तो दूसरों की लैंडों को कब्जा करके और रखा है। तो ताइवान तो ओरिजिनल टेरिटरी थी। तो वो जो कम्युनिस्ट चाइना है, जिसको आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और वर्सेस आरओसी। अब सवाल ये आता है कि आरओसी को असली चाइना समझेंगे या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को असली चाइना समझेंगे, या पीआरसी जिसको कहते हैं। यूएनओ में 1970 तक चाइना का मतलब आरओसी होता था, भले ही चाइना की मेनलैंड पर कब्जा करके रखा था पीआरसी ने। और 1970 के बाद यूएन में रेजोल्यूशंस पास हुए, जिसमें ये कहा गया कि नहीं भाई, अब ताइवान जो है या आरओसी है, वो चीन की मेनलैंड पर आना संभव नहीं, इसलिए जो कम्युनिस्ट चाइना है इसको ही वहाँ रिप्रेजेंटेशन करवा दिया जाता है। हालांकि उससे पहले प्रयास भारत के विषय में होते रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की नेहरू सरकार कहती रही कि नहीं, वो बड़े कंट्री हैं, उनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन एशिया का कर सकते हैं, इसलिए परमानेंट सीट हमें नहीं चाहिए, उनको दे दीजिए। ये नेहरू जी पहले करते रहे। हालांकि नेहरू जी के मरने के बाद वो जो प्रयास कर गए वो फलीभूत होते दिखाई पड़े। 70 के दशक में आरओसी को रिप्लेस करके फिर आ गया पीआरसी। अब पीआरसी जब आ गया तो पीआरसी परमानेंट मेंबर बन गया, इसलिए यूएन लेवल पर भी उसने संसार के ऊपर धाक बनानी शुरू की, और किसी भी कंट्री को वहाँ जो व्यापार है वहाँ व्यापार नहीं करने दिया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाने दिए, और देश डरते भी रहे हैं। भारत जैसा देश भी उनसे डरता रहा है। मैं आपको बता दूं, मुझे याद है कि 2007-8 की बात है कि 2007-8 में भारत सरकार हॉटलाइन पर ताइवान से बात कर रही थी। हॉटलाइन का मतलब एक प्राइवेट लाइन, जो भारत और ताइवान के बीच में बात चल रही थी, यानी कि आरओसी के बीच में बात चल रही थी। चाइना ने उसकी कोडिंग डीकोडिंग कर ली थी, और डीकोडिंग करने के बाद उन्होंने भारत सरकार को आगाह किया था कि आप ताइवान के साथ संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि ताइवान हमारी ओरिजिनल टेरिटरी है, और हमारी टेरिटरी में अगर संबंध बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भारत सरकार ने अपने पक्ष में
डिफेंस करते हुए कहा कि हमने कोई ताइवान से बात नहीं की, जबकि उस पर हॉटलाइन पर वो पकड़े गए थे। यानी कि भारत सरकार इतना डरती थी कि वो ताइवान से बात करने से भी हिचकती थी। यही काम जब क्वाड्रिलेटरल बना और मालाबार नेवी एक्सरसाइज शुरू हुई, नावल एक्सरसाइज, मैं आपको बता दूं, मालाबार नेवल एक्सरसाइज 1992 में यूएस और इंडिया के बीच में शुरू हुई थी अरब सागर में। ये शुरू होते होते फिर हमने इसका एक्सटेंशन करना चाहा, तो एक्सटेंशन में जापान हमारे साथ आया। क्योंकि जापान का आना स्वाभाविक है, क्योंकि अमेरिका एक्सटर्नल जो उनकी फोर्सेस हैं वो जापान की वो अमेरिका के कब्जे में हमेशा से रही। जापान के पास इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्सरसाइज करनी शुरू की। हमने उसमें सिंगापुर को बुलाने की कोशिश की और हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उस समय सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस ने प्रैक्टिस करनी शुरू की थी और ये क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश की थी कि हम यहाँ इस समुद्र में प्रैक्टिस करेंगे। तो अरब सागर में जब तक चला तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जब हमने उसको थोड़ा एक्सटेंड करना शुरू किया और जब हमने भारत से बाहर उसकी एक्सरसाइज करनी शुरू की, खास तौर से जापान की लैंड पर या जापान के समुद्रों में, तो चीन ने 2007 में ऑब्जेक्शन लगाया और चीन ने कहा कि ये जो आप सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे समुद्र की तरफ कर रहे हैं और बे ऑफ बंगाल में हम एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। और उसने इनको धमकी दी कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में थाईलैंड के साथ या बर्मा के साथ, और उधर बांग्लादेश को वो इन्वॉल्व करना चाहते थे, श्रीलंका को इन्वॉल्व करना चाहते थे, मालदीव को इन्वॉल्व करना चाहते थे, और इन कंट्रियों के साथ बे ऑफ बंगाल में घुसने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। लेकिन भारत सरकार 2007 में इतनी डर गई कि उसने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर को मना कर दिया, भैया तुम्हारे साथ तो एक्सरसाइज हमने करनी नहीं है। और जापान के साथ भी एक्सरसाइज करनी है तो बचकर करनी है, इधर अरब सागर में करनी है, बे ऑफ बंगाल में नहीं करनी, और उधर उनके समुद्रों में नहीं करनी। ये चलता रहा। तो हमने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया को मना कर दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। हमारी ओरिजिनली हम और यूएस प्रैक्टिस करते हैं, जापान भी फॉर्मली प्रैक्टिस करता है। बाद में जब मोदी सरकार बैठी तो 2015 में जापान के साथ जब हमारे टाई अप शुरू हुए तो जापान को हमने बुलाना शुरू किया। जापान को स्थायी रूप से मालाबार एक्सरसाइज में हमने पार्टिसिपेट करवाया और हमने काम करने शुरू करे। उधर अभी जो रिसेंटली काम हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि हमने ऑस्ट्रेलिया को फिर से बुलाया है, और अब जो मालाबार एक्सरसाइज इस बार होने जा रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि यूएस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जापान। अभी भी सिंगापुर को बुलाने के लिए मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है कि सिंगापुर को भी पार्टिसिपेट करवाया जाए, ताइवान को पार्टिसिपेट करवाया जाए। हालांकि ताइवान के साथ हमने कभी रिलेशन नहीं रखे, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 2015 में ताइवान के साथ हमने कम्युनिकेशन करना शुरू किया और 2018 में हमने उनका इन्वेस्टमेंट लेना शुरू किया, उनके साथ ट्रेड करना शुरू किया। हालांकि यूएस भी 2018 में उनके साथ ट्रेड करने लगा था, तो हमने उनके साथ ट्रेड करना शुरू किया। अभी हमने ताइवान का 10 लाख करोड़, मैं आपको बता रहा हूं, 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में ताइवान की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया है। और अब हम ताइवान के साथ बायलेटरल व्यापार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है या मेड इन इंडिया पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी चाइना को अगर हमको किसी तरह से काउंटर करना है तो हमने पहले, मोदी सरकार ने जापान को इनवाइट किया था और जापान का इन्वेस्टमेंट करवाया था, जापान के साथ उन्होंने दोस्ती की। साउथ कोरिया के साथ उन्होंने दोस्ती की, वहाँ से इन्वेस्टमेंट करवाया। अब ताइवान, जो कि ऐसा कहा जाता है कि ताइवान के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी है जिस लेवल की टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, क्योंकि ताइवान अपने आप को चाइना से बचाता रहा है और चाइना से स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजियां, ऐसा कहते हैं कि ताइवान के साथ है। लेकिन ताइवान के साथ एक ड्रॉबैक यह है कि वो अपने आप को मजबूत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि संसार के साथ उसका ट्रेड नहीं होता, क्योंकि चाइना सबको दबा कर रखता है। अभी यूएस ने उसके साथ ट्रेड करना शुरू किया, भारत ने उसके साथ ट्रेड करना शुरू किया, और अब हम
ताइवान की टेक्नोलॉजी, ताइवान का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में लाना चाहते हैं। हमने 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है और बायलैटरल ट्रेड के लिए हम तैयार हो गए हैं। इसके साथ हमने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर अपने मालाबार जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में भी उनको इनवाइट कर दिया है। उधर मंगोलिया, रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया जिसको कहते हैं, मैं बात कर रहा हूं आउटर मंगोलिया की, क्योंकि जब मंगोलिया कहते हैं तो मंगोलिया के दो हिस्से, एक इनर मंगोलिया जिस पे इलीगली चाइना ने कब्जा करके रखा है, और आउटर मंगोलिया वो है जो रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया जिसको हम कहते हैं। और चाइना के साथ मंगोलिया के साथ भी यही था कि मंगोलिया में किसी को वो आने नहीं देता था। नरेंद्र मोदी पहले नेता थे जिन्होंने, और भारत की तरफ से खासतौर से पहले नेता थे जिन्होंने चाइना जाने के बाद मंगोलिया गए, वो यानी कि रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया में उस समय गए। आपको याद होगा कि 2015 या 16 की बात है, जब वो रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया गए तो मंगोलिया का जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बॉर्डर पर आकर इनको अपनी गाड़ी में, जीप में रिसीव करके ले गए थे। और चीन को हमने कहा कि नहीं, रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया के साथ हमारे संबंध पुराने हैं, हमारे यहाँ से तो कुशल बकुला वहाँ पर एम्बेसडर रहे हैं। आपको बता दूं कुशल बकुला का मतलब क्या होता है। कुशल बकुला रिम्पोचे ये वो हस्ती है जो भगवान बुद्ध के शिष्यों में है, और भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं तो नहीं आऊंगा लेकिन कुशल बकुला रिम्पोचे आपका मार्गदर्शन के लिए आते रहेंगे। और मंगोलिया के रजिस्टर में ये उनकी जो धार्मिक पुस्तकें उसमें लिखा था कि भारत से कुशल बकुला आएंगे जो कम्युनिस्टों से बौद्धों को मुक्त करवाएंगे। तो कुशल बकुला हमने वहां उस समय एम्बेसडर रखे जो जम्मू कश्मीर से थे, और एम्बेसडर जब वो गए तभी वो कम्युनिस्टों से मुक्त हुआ था। अदरवाइज सबसे पहले कम्युनिज्म उस क्षेत्र में शुरू हुआ मंगोलिया से, यानी कि रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया से, और वो स्वतंत्र हो गया था। वो रशिया के इन्फ्लुएंस में था। और जब मंगोलिया इस तरह का हो गया तो वहां बौद्ध धर्म को, सीधी सी बात है कि कम्युनिस्टों को बहुत समझ में नहीं आता, और डेमोक्रेसी समझ में नहीं आती, हिंदुइज्म समझ में नहीं आता, धर्म उनको समझ में नहीं आता, उनको केवल माल समझ में आता है, हत्याएं समझ में आती। तो वो कम्युनिस्टों से मुक्त करवाया। तो भारत के पुराने रिलेशन रहे, लेकिन पिछली सरकारें बड़ा डरती रहीं और वो कभी विजिट नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने उन पर विजिट करना शुरू किया, उनके साथ संबंध बनाने शुरू किए। अभी हम ये भी पीछे जानते हैं कुछ, जब हम वियतनाम वगैरह की बात करते हैं तो वियतनाम में भी हमने कुछ ट्रीटियां करनी शुरू की, वियतनाम के साथ संबंध बनाने शुरू किए। वियतनाम और चाइना का 36 का आंकड़ा है। चाइना ने जिस समय हमारे अरब सागर में या बे ऑफ बंगाल में, ये जो मैं मालदीव की बात कर रहा हूँ, लंका की बात कर रहा हूँ या बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, उनके साथ उन्होंने ट्रीटियां बनाने की कोशिश की और अपने नावल शिप्स यहाँ पर भेजना, एंट्री मरवाई। तो हमने अपने नावल शिप्स फिर वियतनाम के समुद्र में भेजने शुरू कर दिए थे। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015-16 में ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप हमारे समुद्र में भेजेंगे तो आपका वियतनाम पक्का दुश्मन है, हम वियतनाम के साथ भी वहां पर खड़े हो जाएंगे, हम जापान के साथ खड़े हो जाएंगे। तब वियतनाम को जब जस को तस हमने जब चाइना के साथ किया, तब चाइना वहां पर थोड़ा ठंडा पड़ा था। अभी हमने ताइवान के साथ संबंध बनाने शुरू किए हैं। चाइना लगातार पिछले 2-3-4 दिन से ताइवान डे, ताइवान के स्थापना दिवस जो है, वो स्थापना दिवस पर हम वहाँ काम कर रहे थे। और यहाँ पर भी भारत में भी खूब सारा हमने प्रोपेगेंडा या प्रचार किया और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी। जैसे ताइवान बड़ा खुश है, वो हमारी भारतीय थाली को वहाँ के प्रेसिडेंट ने अपने यहाँ ट्वीट करके शेयर किया, और बहुत कुछ चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है कि हम ताइवान के साथ ट्रेड शुरू करेंगे। जब हम ट्रेड शुरू करते हैं या वहाँ कॉन्सुलेट खोलते हैं या वहाँ पर काम करना शुरू करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको हम रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, रिकॉग्निशन के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री को नेशन रिकॉग्नाइज करना। चाइना ने कभी ताइवान को नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करने दिया। जब दूसरे देश रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे बांग्लादेश बना, तो इंदिरा गांधी सरकार ने तुरंत उसको रिकॉग्नाइज करके एक नेशन मान लिया। ताइवान को अभी तक कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन भारत सरकार ने नहीं किया था। लेकिन ताइवान के साथ हम ट्रेड शुरू कर रहे हैं और ताइवान से बायलैटरल ट्रेड शुरू कर रहे हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट के साथ। इसका मतलब ये होता है कि रिकॉग्निशन अगर
फॉर्मली ना भी की जाए, लेकिन हम उनके साथ अगर कॉन्सुलेट खोल लेते हैं, वहां अपनी एम्बेसी खोल लेते हैं, वहां से हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं सेपरेटली, तो वो ऑटो रिकॉग्निशन माना जाता है। यानी कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करने के लिए भारत सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ा लिए हैं। हम क्यों चीन के प्रेशर में आए? जब चीन हमारा दुश्मन दिखाई दे रहा है, तो हम चीन के दुश्मनों से चीन जिन पर गलत काम कर रहा है, उन सबके ऊपर हम प्रहार कर सकते हैं, और हम इस समय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार की आज की पॉलिसी या भारत सरकार का जो नेतृत्व है, वो संसार में दिशा दिखा रहा है चीन के अगेंस्ट में। और जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने चाइना के खिलाफ एक रुख अपनाना शुरू किया है, तुरंत यूएस गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट एक्टिव हो गए। और यूएस ने तो इस समय वो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं चीन के अगेंस्ट में, और जापान भी जिस स्तर पर चीन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनिशिएशन भारत सरकार का था, इसीलिए चाइना को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में उनको लगता है कि भारत सरकार कब्जा कर लेगी और तो हमें समस्या हो जाएंगी, या इधर वियतनाम में भारत सरकार घुस रही है। हमें याद होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक चीन ने हमको चारों ओर से घेरा हुआ था। यही नतीजा था कि नेपाल हमारे हाथ से धीरे से खसक गया, उस समय बांग्लादेश हमारे हाथ से खसक गया, लंका हमारे हाथ से खसक गई, या मालदीव मॉरिशस हमारे हाथ से खसकते जा रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हमने पुनः उनको वापस लिया, और उनको वापस उनके साथ संबंध बनाने के अलावा उनको अभी भी हम वो स्तर पर नहीं ला पाए हैं जिस स्तर पर कभी भारत सरकार के इन देशों के संबंध हुआ करते थे। लेकिन संसार के बड़े कंट्री जो चीन को घेर सकते हैं और चीन को घेरना चाहिए, उनके साथ मोदी सरकार ने एक नया अलायंस बनाकर चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया। और पूरे विश्व जो है नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में इस समय चीन के प्रति क्या कर सकता है, उनकी ट्रेड के प्रति क्या कर सकता है, उनके एम्बिशंस को खत्म करने के लिए क्या कर सकता है, उसके लिए पूरी शक्ति से लगा हुआ है। मैं मोदी सरकार को इस बात के लिए साधुवाद कहता हूं। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है, वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।